हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए को सेपरेट कैसे करते हैं, जीन को हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो हमारा इंटरेस्टिंग जीन है उसको हम कैसे वहाँ से होल जीनोम में से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? क्लोनिंग वेक्टर्स की। ठीक, अब क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं पहले आओ समझते हैं। अच्छा, इतना हम लोग 11th क्लास में समझ चुके हैं कि बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वायरस होते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वायरस होते हैं। इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड होती है। इस बैक्टीरियोफेज के पास प्रॉपर्टी होती है किसकी? रेप्लिकेशन विद इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया। ठीक, मतलब समझ में आया क्या कह रहा हूँ? देखो, समझने की कोशिश करना। ये बैक्टीरियोफेज था, इसने इस बैक्टीरिया पे अटैक किया। ठीक, इस बैक्टीरिया पे इसने क्या किया? इन्फेक्शन कॉज किया। तो अपना ये जो जीनोम है इसका वायरल जीनोम, इस वायरल जीनोम को इस बैक्टीरिया में डाल देगा और ये इस बैक्टीरिया का खुद का डीएनए था, सर्कुलर। ठीक, ये सर्कुलर डीएनए था किसका? बैक्टीरिया का, और इसने अपना डीएनए इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ही ओरी प्रेजेंट होगा, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये रेप्लिकेशन शुरू कर देगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक, ऐसे खूब सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स बना देगा। फिर ये डीएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से बना देंगे प्रोटीन, और प्रोटीन बना करके नए बैक्टीरियोफेज कई सारे बन जाएंगे। ये होता है किसमें? बैक्टीरियोफेज में। ठीक, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर दूसरी एक चीज होती है क्या? प्लाज्मिड। ठीक, जो प्लाज्मिड है और ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये दोनों के पास प्रॉपर्टी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, both plasmid and bacterial DNA, viral DNA can replicate independent of bacterial genome। ठीक, मतलब बैक्टीरियल जीनोम से इंडिपेंडेंटली ये लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को प्लाज्मिड की और वायरस की, इस प्रॉपर्टी को हमने उठा लिया। ठीक, और बैक्टीरियोफेज और जो हमारे प्लाज्मिड्स हैं इनको हमने वेक्टर की तरह यूज करना शुरू कर दिया। वेक्टर का मतलब समझते हो क्या होता है? ध्यान देना, वेक्टर का मतलब होता है वाहक। हिंदी में बोलो तो वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहक। ठीक, बहुत ब्रॉड टर्म तो नहीं है, बहुत छोटा सा टर्म है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, एनोफिलीज, ये वेक्टर है किसकी? प्लाज्मोडियम की। ठीक, तो ये जो एनोफिलीज है, एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है? प्लाज्मोडियम को अपने थ्रू एक ह्यूमन से, इसको मच्छर ने काटा मान लो, ठीक, और इसके बाद इसको काटने के बाद इसके मलेरिया था तो इसके से प्लाज्मोडियम उठाया और दूसरे व्यक्ति को काटा। ठीक, अब जब दूसरे व्यक्ति को भी काटा तो इसके कारण क्या हुआ कि इससे मलेरिया इसमें फैल गया। अब ये बात बहुत मतलब छोटी बात तो थी नहीं, छोटी मोटी बात तो थी नहीं, तो आपको समझ में आ गई होगी वेक्टर किसको कहते हैं? जो एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाने का काम करे। तो ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर हम किसको कहते हैं? जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को या तो कॉपी करे, क्लोन करे, मतलब उसका नंबर बढ़ा दे, या फिर
क्या करें, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करें। ध्यान से देखना, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ, देखो ये हम आपको बताने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है। तो वेक्टर्स तो बता दिए क्या हो गया, अब क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग कभी सुना है आपने, क्लोनिंग क्या होती है, सुना होगा भैया, क्लोन बना लेते हैं लोग, अपने क्लोन बना लेते हैं और उसके बाद खुद से मर्डर करेंगे और फंसा उनको देंगे, ऐसा बोलते हैं। हिटलर के 32 क्लोन थे, कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता भैया। देखो हालांकि उस समय में जेनेटिकली क्लोन बनाना पॉसिबल नहीं था, तो वो ऐसा मॉर्फोलॉजिकली मिलती जुलती शक्ल वाले लोगों को क्लोन बना देता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया था, इसका ये सर्कुलर डीएनए था, ठीक, और इसका ये प्लाज्मिड था, ठीक, दो चीज़ें हो गई, ये सर्कुलर डीएनए हो गया और ये प्लाज्मिड हो गया। इसके पास ये ओराई हो गया और इस ओराई के ही बगल में हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के कारण यहाँ पे आरओपी भी डाल दिया हमने, ठीक, आरओपी रेप्लिकेशन प्रोटीन, ठीक। ये दोनों होने के कारण इस प्लाज्मिड ने रेप्लिकेशन शुरू किया और अपने नंबर में बढ़ोतरी की, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, लेकिन हमने 4 तक ही दिखाया मान लो आपको। तो उसके साथ हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बढ़ती गई। अब ये कॉपीज के बारे में बता देंगे भैया, 2 से लेकर के बल्कि 8 से लेकर के 100 तक कॉपीज हो सकती हैं, एनसीईआरटी जो लिखती है। इससे हम 8 से लेकर के 100 कॉपीज तक बना लेते हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक, इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कंट्रोल्ड मैनर का मतलब समझ रहे हो, कंट्रोल्ड मैनर क्यों शब्द प्रयोग किया, ध्यान देना। एक पेट्री डिश थी, इसमें हमने बैक्टीरिया ग्रो करा है। अब बैक्टीरिया भैया इससे बाहर तो, इस कल्चर डिश से बाहर तो चले नहीं जाएंगे, इसी में रहेंगे। तो भैया इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कंट्रोल्ड वे में हम 8 से 100 कॉपीज बना लेते हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं कि वेक्टर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्लोनिंग का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करना को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, ठीक। अब बात करेंगे क्या, क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक। बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही प्रेम से समझा रहा हूँ, ठीक। तो अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। इतनी मेहनत करते करते मर जाते हैं, इसीलिए हमने उतना डेडिकेशन से वीडियो बनाना भी छोड़ दिया। हाँ आप लोग कुछ शो सम लव यार, ठीक है। लेकिन और आपको बता दूं मेरे एग्जाम्स वगैरह थे, तो वीडियोस वगैरह रेगुलर पड़ेंगी आपकी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वेक्टर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वेक्टर्स की 1 2 3 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन चौथी आपकी एनसीईआरटी दिखाती नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो मैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं बताता हूँ, लेकिन चलो देखो, पहली क्वालिटी क्लोनिंग वेक्टर की आपकी होनी चाहिए कि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब समझ लो हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, चलो बना दें, एक प्लाज्मिड बना दें क्या। ऐसे हाइपोथेटिकल प्लाज्मिड बना देते हैं। बाकी PBr 322 का बताने जाएंगे तो आपको भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और हालांकि चलो बता ही देते हैं। ठीक, अब इसमें आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक, ये है ROP रेप्लिकेशन प्रोटीन, ठीक। और ये जो है इसको बोलते हैं ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये और ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक। इसमें कई सारे, इसके अलावा इसमें कई सारे क्या होते हैं, कई सारे सीक्वेंस होते हैं जो कि क्या बोलते हैं उनको हम, रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं किसकी,
किसकी रिकॉग्निशन साइट्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। कौन कौन होती हैं? PVU2, PST1, PVU1, EcoR1, CL11, HAM1, नहीं ये नहीं है। इसके बाद होती HIND थर्ड, BAMH1 और SAL1। ठीक, इतनी रिकॉग्निशन साइट्स इसमें होती हैं। किसमें? PBR322 में। कहाँ कहाँ होती हैं? लोकेशन बता दें। लो भैया देख लो, P ये और ये नहीं, ये दोनों भैया आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे होती हैं, PVU2 और PST1। इसके बाद ऐसा कुछ NCERT बना रही है। यहाँ पर पहले है तुम्हारा PVU1 है, इसके बाद EcoR1 है। ट्रिक भी बता देंगे, अभी शॉर्ट बना करके ट्रिक बता देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हिंट थर्ड है। शायद से भाई जी ये PVU1 जो है ये भी इसी पर ही प्रेजेंट होता है, PVU1। ठीक, ये और देन BAMH1 और उसके बाद यहाँ पर SAL1। ठीक, एक बार देख लेना। ऐसा तरीका है याद करने का। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका तो ट्रिक में बता देंगे आपको, लेकिन अभी आप ये एक PBR322 एक वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है। एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर दो टाइप के वेक्टर होते हैं। ये क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक, तो उसका डायग्राम आपको बना दिया। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जब बात हो गई तो इसके बाद भैया इसमें होने चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर्स। ए है, ए मार्कर्स क्या होने चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। और सेलेक्टेबल मार्कर्स भी जब प्रेजेंट हैं तो इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? सेलेक्टेबल मार्कर्स के बाद रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। और चौथा भाई जी साइज। ये बात NCERT नहीं गोल कर रही है तो आप भी ना उतना मन से पढ़ना। ठीक, देखो ध्यान से देखना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो भैया रेप्लिकेशन की शुरुआत ही नहीं होगी। इसके बाद अगर ये प्रेजेंट है तब ही प्लाज्मिड खुद से रेप्लिकेट करके क्लोनिंग कर सकता है, नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ा सकता है। ठीक, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हुए? सेलेक्टेबल मार्कर्स भैया ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट देख रहे हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, इन दोनों के कारण ही हम सिलेक्शन कर पाते हैं। इनको सिलेक्टेबल मार्कर्स क्यों कहा गया? रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इन चारों में सिलेक्शन करने के लिए हमें भैया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जैसे सिलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत होती है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस जीन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, किस में नहीं गया है। ठीक, रिकॉग्निशन साइट्स। रिकॉग्निशन साइट्स की बात करें तो भैया ऐसा बताते हैं कि NCERT ऐसा बताती है, जो बिल्कुल गलत बात है, सर्वथा गलत बात लिखी है इसमें, कि मतलब एक क्लोनिंग वेक्टर में रिकॉग्निशन साइट्स एक होनी चाहिए। मतलब एक होगी तो ज़्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा क्लोनिंग साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल वो आपका PBR मतलब वो आपका वेक्टर होता है। तो लेकिन NCERT लिख रही है, हमने क्वेश्चन भी ये गलत किया है नीट में एक बार, और एक बार के लास्ट ही टाइम। ठीक है, तो इसलिए मतलब जब 590 मार्क्स 596 जब स्कोर किया था तब। ठीक है, तो आपको बताऊं कि इसको ऐसा देखो कि रिकॉग्निशन साइट्स जितनी कम हो उतना अच्छा NCERT के हिसाब से। ठीक, याद रखना, NCERT के हिसाब से रिकॉग्निशन साइट्स
जितनी कम हो उतना अच्छा, एक हो तो भी अच्छा। क्यों? क्योंकि ये भैया अगर एक ही रिकॉग्निशन साइट होगी तो ये प्रोसेस को, क्लोनिंग के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। जबकि ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होती है। क्योंकि आपको बता दें PBR 322 जो है ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक। इसको बनाया है हम लोगों ने, किसने? प्लाज्मिड बोलिवर रॉड्रिगेज। बोलिवर और रॉड्रिगेज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया है। ये पी स्मॉल है, आपको बता दें पी स्मॉल है ये, ठीक। PBR 322 जो है ये बोलिवर और रॉड्रिगेज ने मिल करके बनाया है। और अगर एक ही रिकॉग्निशन साइट अच्छी होती तो उन्होंने इतनी सारी क्यों की है? मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी जो बोल रही है एज इट इज़ याद कर लेंगे। साइज भैया, साइज क्यों इंपॉर्टेंट है? साइज भैया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम बैक्टीरिया के अंदर उसको घुसेड़ने में दिक्कत होगी ना। क्योंकि छोटी चीज़ें, मान लो जैसे आपको आपका स्कूल है या आपका घर है, मान लो, ठीक है, आपको उसके आपको अगर आपकी गली छोटी है, ठीक, और आपको अपने घर के सामने तक आप घर शिफ्ट कर रहे हो, नए घर में जा रहे हो, तो भैया आप लोडर से लेकर के जाओगे अगर गली छोटी है, या ट्रक से लेकर के जाओगे? तो भैया लोडर से ही लेकर के जाते हैं। लोडर भी वही काम कर रहा है और ट्रक भी वही काम कर रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? लोडर को प्रेफर करोगे, ठीक। तो इसलिए साइज भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। और साइज की अब बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी नहीं लिखती है, बस समझ लो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, लेग्स एट जीन और ये सब बातें जानेंगे। और जो बोला है वीडियो के बीच में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भैया, लव दिखाओ, थोड़ा प्रेम दिखाओ इस चैनल के प्रति। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।